Hello everyone. In this class I am going to start thermal convection. Previously हमने सारा कुछ जितना नीड है हमारे थर्मल कन्वेक्शन के लिए वो सारा कुछ कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है, चाहे फ्लैट प्लेट हो चाहे इंटरनल फ्लो हो. ठीक है, एक बचा हुआ है फ्लो ओवर द स्फीयर एंड सिलेंडर. वो भी मैंने कहा था कि साइमल्टेनियसली हीट ट्रांसफ़र जैसे थर्मल कन्वेक्शन ख़त्म होगा साथ ही हम देख लेंगे, डोंट वरी. ठीक है, कुछ भी जो चीज़ मैंने टॉपिक्स टू बी कवर्ड लिखवाया है वो एक भी चीज़ छूटने वाला नहीं है, डोंट वरी. तो मैंने कहा थर्मल कन्वेक्शन स्टार्ट करते हैं. थर्मल कन्वेक्शन में तो पहले फोर्स कन्वेक्शन आता है, देन आफ्टर फ्री कन्वेक्शन आता है. समटाइम्स फ्री कन्वेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द नेचुरल कन्वेक्शन. ठीक है, बट पहले एक जनरलाइज स्टेटमेंट देख लेते हैं. ठीक है ना, पहले एक जनरलाइज स्टेटमेंट देख लेते हैं उस थर्मल कन्वेक्शन का. उसके बाद फोर्स कन्वेक्शन है क्या नहीं है बाद में देखेंगे, और फोर्स कन्वेक्शन और फ्री कन्वेक्शन का डिफिनीशन भी देखेंगे. ठीक है, तो पहले तो जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थर्मल कन्वेक्शन जो प्रीवियसली हमने डील किया था. मैंने कहा था द फर्स्ट वन एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इज थर्मल कन्वेक्शन इज ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ सरफेस कंडक्शन and further that conductive heat is carried away by the fluid molecules due to advection. Advection के बारे में मैंने simply बताया था कि advection is simply called as the transportation of the fluid particles due to its bulk fluid motion. Simple, बहुत कुछ नहीं. ठीक है, advection कहा था मैंने. एंड नेक्स्ट वन ये बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था मैंने. एंड नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. अब जब इतना सारा कुछ पढ़ लिया है तो अब आप इजीली समझ सकते हो कि दैट वन इज एट द टी एस एंड दैट वन इज एट द टी इन्फिनिटी थर्मल बाउंड लेयर एंड दैट वन इज एडजस्टेंट लेयर. किस में? नो स्लिप कंडीशन में. एडजस्टेंट लेयर नो स्लिप कंडीशन में. तो इस नो स्लिप कंडीशन और सरफेस के बीच मेनली क्या होगा? स्टेशनरी कंडीशन है. स्टेशनरी कंडीशन है तो क्या होगा? कंडक्शन होगा. तो यहाँ से क्या होगा? सरफेस कंडक्शन होगा. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिख रहा हूँ तो फ्लक्स की बात कर रहा हूँ, इट विल बी बेटर. कंडक्शन होगा और इसी कंडक्टिव हीट को क्या करेगा? मॉलिक्यूल. इसी कंडक्टिव हीट को मॉलिक्यूल क्या करेगा? कैरिड अवे करेगा. ठीक है ना. मैंने कहा नो स्लिप कंडीशन के कारण आपका कंप्लीटली स्टेशनरी कंडीशन है तो क्या होगा? कंडक्शन ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए. और यही कंडक्टिव हीट को फर्दर मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी है और साथ ही साथ स्पेसिफिक हीट भी है, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी भी है. तो इस हीट को लेके कैरिड अवे मतलब आगे बढ़ेगा. दैट मीन्स सिंपली कॉल्ड एज द थर्मल कन्वेक्शन. दैट वन इज कॉल्ड एज द थर्मल कन्वेक्शन. ये रहा थर्मल कन्वेक्शन का डिफिनीशन. काम खत्म. ऑलरेडी मैंने कहा था कि बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है हमने. द सेकेंड वन ऑब्वियस ऑलरेडी बता चुका हूं कि इन द एब्सेंस ऑफ द बल्क फ्लूइड मोशन, एकदम स्टार्टिंग क्लास. इन द एब्सेंस ऑफ द बल्क फ्लूइड मोशन हीट ट्रांसफर बिटवीन द सरफेस एंड एडजेसेंट फ्लूइड ड्यू टू द प्योर कंडक्शन. किसके कारण होगा? प्योर कंडक्शन होगा. वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ द बल्क फ्लूइड मोशन, enhances the convective heat transfer. हीट ट्रांसफर आपका इनहेंस हो जाएगा. ठीक है. एंड द थर्ड वन, एंड दैट वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. इसी पे पूरा का पूरा आगे मैथमेटिकल एनालिसिस. बहुत ज़्यादा तो नहीं देखना है क्योंकि जो थर्मल कन्वेक्शन और जो भी वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के इक्वेशंस हैं दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस. उनके थ्रू जो हम जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं दैट इज द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द सिलेबस. बट बाउंड्री लेयर इक्वेशंस हम देखेंगे कि क्या होते हैं ताकि कुछ चीज़ें हम समझ सकें. और जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट होगा वो बुक फॉलो करके आगे नॉलेज गेन भी कर सकते हैं. ठीक है, कई स्टूडेंट ऐसा होते हैं जो नॉलेज गेन करने के लिए भी पढ़ते हैं. कई स्टूडेंट होते हैं दैट इज ओनली फॉर द कम्पिटिटिव एग्जाम, और कई स्टूडेंट होते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और नॉलेज के लिए भी. तो दोनों मिक्सचर होते हैं. ठीक है, तो इट विल बी बेटर. तो इसलिए एक कॉमन टॉपिक कवर करते हुए चलूंगा मैं. ठीक है ना. तो मैंने कहा कि थर्ड वन ध्यान से सुनना. कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर strongly depends on first one fluid properties like
फ्लूइड प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा, लाइक विस्कोसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड है, ठीक है ना। फ्लूइड प्रॉपर्टीज लिख दिया है मैंने, जब फ्लूइड प्रॉपर्टीज लिख दिया है तो ये सब कुछ, विस्कोसिटी तो खैर फ्लूइड के लिए ही होगा, थर्मल कंडक्टिविटी इज आल्सो फॉर द फ्लूइड, डेंसिटी इज आल्सो फॉर द फ्लूइड एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज आल्सो फॉर द फ्लूइड के लिए ही होगा सब कुछ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा जनरली स्टूडेंट कई बार पूछते हैं ये कि सर क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। अरे भैया मेरे, जब म्यू पे डिपेंड कर रहा है और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो सीधी सी बात है न्यू इज इक्वल टू म्यू बाई रो, तो इस पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा। और मैंने बताया कि हीट ट्रांसफर में थोड़ा इलाबोरेट करूंगा मैं न्यू को, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा और समय मिलेगा तो अच्छे से फिर इस बाउंड्री लेयर के हेल्प से न्यू को बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे अगर समय मिलेगा। तो पहले तो हमें सिलेबस पे कंसंट्रेट करना है, तो इनिशियली मैं प्रांटल नंबर जब बताऊंगा तो थोड़ा सा इलाबोरेट करूंगा इस न्यू को, और जब आपका सिलेबस ऑन टाइम अगर प्रॉपरली वो हो जाएगा तो एट द लास्ट मैं न्यू को प्रॉपर कि मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था द न्यू इज कॉल्ड एज द मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। इसे मोमेंटम डिफ्यूजिविटी कहते क्या है, क्यों है, और इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज एक्चुअली द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू, तो समझेंगे विद द हेल्प ऑफ द बाउंड्री लेयर। इसी के थ्रू समझ ही सकते हैं, अदरवाइज समझ भी नहीं पाएंगे न्यू का कॉन्सेप्ट एक्चुअली, ठीक है। मोमेंटम ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही समझ पाएंगे, अदरवाइज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू। इसलिए फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या किया जाता है, सिंपल डिफिनीशन लिखवा के छोड़ दिया जाता है कि न्यू क्या है हमारा, कि म्यू बाई रो बहुत फ्रिक्वेंटली अपीयर होता है, इसलिए हम अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में कन्वीनियंस के लिए न्यू को यूटिलाइज करते हैं। मैंने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक चीज और, जब रो है और सीपी है तो स्टोरेज कैपेसिटी याद करिए। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है, रो सीपी होता है ना, तो ऑब्वियस इस पे भी डिपेंड करेगा। जब रो है सीपी है तो स्टोरेज कैपेसिटी, यही स्टोरेज कैपेसिटी तो मॉलिक्यूल का क्या कर रहा है, इस कंडक्टिव हीट को कैरी कर रहा है और लेके आगे मूव कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, दैट वन इज, ठीक है, दैट वन इज, ये आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए कि ये कैसे आ गया, सर ने तो लैंग्वेज में लिखा नहीं था, ठीक है। तो नाउ द सेकेंड वन इज द वेलोसिटी, ऑब्वियस थर्मल कन्वेक्शन तो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ही करेगा, ये तो पूरा का पूरा उसी पे डिपेंड ही है, ठीक है। मेन एक्चुअली रिलेटिव मैंने शुरू में ही लिखवाया था कि एक सरफेस होना चाहिए, एकदम फंडामेंटल जो लिखवाया था मैंने, एक सरफेस होना चाहिए, उसके एडजेसेंट फ्लूइड होना चाहिए जिसके पास रिलेटिव मोशन होना चाहिए फ्लूइड के रेस्पेक्टिवली, तो वेलोसिटी तो जरूरी है, ठीक है। नाउ ज्योमेट्री ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री एंड द सरफेस टेक्सचर, ध्यान दीजिएगा, ज्योमेट्री एंड सरफेस टेक्सचर ऑफ द सॉलिड सरफेस, व्हाट इज दैट मीनिंग। आप ये सोचो कि Q डॉट कन्वेक्शन शुरू से जानते हो कि क्या होता है, H इंटू A इंटू TS माइनस T इन्फिनिटी होता है। आपके मन में ये आ रहा होगा ज्योमेट्री का मतलब कहीं ना कहीं सरफेस एरिया, आपके मन में दिमाग में इनिशियली इंपैक्ट यही करता है कि ज्योमेट्री का मतलब कहीं ना कहीं सरफेस एरिया। मैंने कहा नहीं, सरफेस एरिया नहीं, ठीक है ना। मैंने कहा ज्योमेट्री का मतलब सपोज टू बी, आपने एक फ्लैट प्लेट लिया है, इसका सरफेस एरिया A है, और इसके रिस्पेक्ट में फ्लैट प्लेट की जगह एक स्फीयर ले लिया जिसका अगेन सरफेस एरिया A है। सरफेस एरिया तो सेम, लेकिन ज्योमेट्री क्या हो गया, ज्योमेट्री चेंज हो गया, H का वैल्यू उसके लिए क्या हो जाएगा, H का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने कहा ज्योमेट्री का मतलब ये नहीं कि सीधे सीधे माइंड में ये इंपैक्ट हो कि एरिया होगा, नहीं, एरिया नहीं होगा। ज्योमेट्री का मतलब या तो फ्लैट सरफेस सेम एरिया का लिया, और ये क्या नाम है इसका, स्फीयर भी सेम एरिया का, दोनों के लिए आपका हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन का वैल्यू, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर का वैल्यू अलग अलग होगा, वी विल सी, ठीक है ना। ज्योमेट्री एंड सरफेस टेक्सचर, अब बात आ जाती है सरफेस टेक्सचर की। तो सरफेस टेक्सचर के बारे में तो लिटिल बिट थोड़ा सा ग्लिम्स दे ही चुका हूं मैं कि सरफेस टेक्सचर चेंज करोगे आप तो इवन रेनॉल्ड नंबर 5 इंटू फ्लैट प्लेट के लिए चाहे किसी के लिए, एक रेंज बता रहा हूं, लेकिन रेंज जो बोल रहा हूं वो फ्लैट प्लेट के लिए है, ठीक है ना, सबके लिए रेंज अलग अलग है। तो मैंने बताया था कि जो हमने लिया है RE,
लेस देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड ग्रेटर देन 5 इंटू 10 टू द पावर 5, मैंने बताया था दैट इज कंप्लीटली फॉर द स्मूथ प्लेट। स्मूथ प्लेट के लिए वैलिड है, रेनॉल्ड्स साहब के एक्सपेरिमेंटेशन के अकॉर्डिंग। दैट इज नॉट वैलिड फॉर द किसके लिए, रफ सरफेस, ठीक है ना। तो इट मे बी कि अगर रफ सरफेस यहां पे हो जाए, थोड़ा बहुत कल बता ही चुका हूं मैं प्रीवियस क्लास में, रफ सरफेस अगर हो जाए तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, रफ सरफेस हो जाएगा आपका, तो इट मे बी कि रेनॉल्ड्स नंबर आपका 4 इंटू 10 टू द पावर 5 है, बट स्टिल दैट कन्वर्टेड इनटू द टर्बुलेंट, ठीक है ना, बट स्टिल दैट वन इज कन्वर्टेड टू द टर्बुलेंट। तो ये ध्यान रखिएगा। और आपका मैंने बताया टर्बुलेंट होगा, अगर आपका टर्बुलेंट होगा, लैमिनार से टर्बुलेंट होगा, तो टर्बुलेंट के लिए तो ऑलरेडी बता चुका हूं कि हीट ट्रांसफर बिकॉज ऑफ रैपिड कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। एनर्जी एक्सचेंज, रैपिड एनर्जी एक्सचेंज, थर्मल एनर्जी एक्सचेंज के कारण क्या होगा, आपका हीट ट्रांसफर इनहांस कर जाएगा। तो मैंने कहा कि सरफेस टेक्सचर, ठीक है ना, तो सरफेस टेक्सचर के कारण भी आपका सेम मटेरियल है, सेम ज्योमेट्री है, सब कुछ सेम है, सेम वेलोसिटी है, ये फ्लूइड प्रॉपर्टी सेम है, एवरीथिंग विल बी सेम, बट क्या होगा, सरफेस टेक्सचर एक के लिए स्मूथ है, एक के लिए रफ है, पता चलेगा। सेम टेम्परेचर, एवरीथिंग विल बी सेम, Ts, T इंफिनिटी, एवरीथिंग विल बी सेम। तो मैंने कहा एक सरफेस को स्मूथ ले लिया, एक सरफेस को रफ ले लिया, व्हाट हैपन एक्चुअली, रफ सरफेस से आप देखोगे कि बहुत इमीडिएटली आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, बहुत इमीडिएटली आपका हीट ट्रांसफर हो रहा है। याद होगा जब कंडक्शन में हम फिन्स पढ़ रहे थे, वहां पे भी मैंने बताया था कि रफ सरफेस करोगे जल्दी कूल होगा, बिकॉज रफ सरफेस एक्ट एज अ फिन्ड सरफेस, ठीक है ना। रफ सरफेस, रफनेस जो होता है, इरेगुलरिटी जो होता है आपका, फिन की तरह काम करने लगता है। और यहां पे भी हम देख रहे हैं कि सरफेस टेक्सचर के कारण आपका कहीं ना कहीं कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और आगे चल के देखेंगे कि रफ सरफेस आपका होगा तो रेडिएटिव हीट एक्सचेंज भी क्या होगा, रेडिएटिव हीट ट्रांसफर भी बहुत इमीडिएट होगा। यानी कि कुल मिला के एक बहुत अच्छा हमें क्या मिला, एग्जाम्पल मिला फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस कि कहीं से भी अगर हीट ट्रांसफर करवाना है बहुत तेजी से, उसके सरफेस को क्या कर दो, उसके सरफेस को रफ कर दो। रफ सरफेस फिन की तरह काम करेगा। रफ सरफेस के कारण हो सकता है आपका लैमिनार की जगह कम वेलोसिटी पे ही लैमिनार की जगह टर्बुलेंट फ्लो हो जाए। तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो आपका इट में भी हीट ट्रांसफर इंक्रीज कर जाएगा। हीट ट्रांसफर इंक्रीज कर गया। रेडिएशन, आगे हम जाएंगे रेडिएशन में तो देखेंगे, ठीक है। रेडिएटिव हीट ट्रांसफर भी क्या हो जाएगा अगर आपका रफ टेक्सचर कर दोगे तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, रेडिएटिव हीट ट्रांसफर भी। तो एक कॉमन एग्जांपल मिला फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस कि कहीं से भी हीट ट्रांसफर अगर आपको करवाना है उस सरफेस को क्या कर दो, आप रफ कर दो। दिस इज एग्जैक्टली ज्योमेट्री एंड सरफेस टेक्सचर ऑफ द सॉलिड सरफेस। नाउ ऑब्वियस एज वेल एज टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, लैमिनार एंड टर्बुलेंट। लैमिनार के लिए अलग होगा, टर्बुलेंट के लिए अलग होगा। कल प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना, प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी ये सारी चीजें देख चुके हैं। तो आइए विल मूव टू द, आई एम नाउ गोइंग टू इरेज दैट पोर्शन। ये तो रहने दूंगा क्योंकि इस पे मैंने कहा कि थोड़ा सा अभी कंक्लूजन बाकी है, ये पोर्शन मैं इरेज करूंगा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्दर। नाउ विल सी Q dot is equal to H into A into Ts minus T infinity. Q dot is equal to convective heat transfer actually। चलो मैं लिख दे रहा हूँ कन्वेक्टिव, बार बार कन्वेक्टिव नहीं लिखूंगा, अगर ये फॉर्मूला आएगा तो इजिली यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। Q dot convective is equal to H into A into Ts minus T infinity obvious, ठीक है। आइए थोड़ा सा समझते हैं हम। मैंने कहा कि Q कन्वेक्शन जो है, इतने सारे जो हमने देखे हैं स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन, जो भी देखा हमने इसमें ना हमने कहीं पे एरिया की बात करी है, आप देख सकते हो, ना कहीं टेम्परेचर की बात करी है, फ्लूइड के टेम्परेचर की, ना कहीं सरफेस के टेम्परेचर की बात करी है। इसका मतलब क्या, यानी कि इट मींस जो भी फैक्टर्स देखे हैं उसमें ना एरिया की बात, ज्योमेट्री का मतलब दैट वन इज नॉट द एरिया। सेम एरिया के लिए अगर ज्योमेट्री चेंज होगा क्या हो जाएगा आपका, क्यू कन्वेक्शन का वैल्यू चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब इट मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर एरिया,
Ts surface temperature and T infinity and T infinity. Q dot convection actually directly proportional to H. What is that meaning? इसका मतलब क्या? जब एरिया की बात कर नहीं रहे हैं, टीएस की बात कर नहीं रहे हैं, टी इन्फिनिटी की बात कर नहीं रहे हैं, तो क्यू डॉट कन्वेक्शन एच पे डिपेंड करेगा। यानी कि अब ये एच एक्चुअली इट मींस दैट इज एच डिपेंड्स ऑन all the factors on which q dot convection depends। उन सारे ऐसे लिख लीजिए, डिपेंड्स नहीं, विल डिपेंड। तो मैंने कहा कि इसका मतलब ये है, इसके मतलब ये है, व्हाट इज दैट मीनिंग, कि आपका Q कन्वेक्शन ऐसे फैक्टर लिखा है मैंने जिसमें A नहीं है, TS नहीं है, T इन्फिनिटी नहीं है। तो इसका मतलब क्या फाइनली? इसका मतलब यही है कि Q कन्वेक्शन H पे डिपेंड करेगा और ये H उन सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा जिन पे आपका Q कन्वेक्शन डिपेंड, ठीक है ना, डिपेंड करेगा। दैट वन इज एग्जैक्टली द मेन पॉइंट, ये ध्यान रखिएगा, दैट वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अब आप देख सकते हो कि इतने सारे फैक्टर हैं, इतने सारे फैक्टर में से अगर एक भी फैक्टर चेंज हुआ, इवन फॉर द, मान लीजिए फ्लैट प्लेट है, सपोज टू बी एक फ्लैट प्लेट है, मैंने कहा ठीक है ज्योमेट्री आपने फिक्स कर दिया, ज्योमेट्री इज टेकन टू बी फिक्स्ड, ठीक है ना, और मैंने कहा कि लैमिनार फ्लो है, फ्लो भी फिक्स कर दिया कि लैमिनार फ्लो ही ले रहे हैं, ठीक है, लैमिनार फ्लो ले रहे हैं। फिर भी ये दो चीजें फिक्स करने के बाद, ज्योमेट्री फिक्स कर दिया, लैमिनार फ्लो फिक्स कर दिया, उसके बाद भी आप देखिए किस पे डिपेंड कर रहा है, विस्कोसिटी 1 2 3 4 5 6 एंड दैट वन इज 6। और मैंने कहा अगर ये होता ये और ये, यानी कि टोटल मिला के 8 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, दैट वन इज ज्योमेट्री एज वेल एज लैमिनार एंड टर्बुलेंट टाइप्स ऑफ द फ्लो। अब सोचो दो चीजें फिक्स किए हो तब 6 पे, अगर दो चीजें फिक्स ना रहे तो यानी कि 8 है, टोटल 8 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। 8 फैक्टर्स, अगर एक फैक्टर भी आपने चेंज किया तो इसका, जिसके कारण इसका एनालिसिस क्या हो जाता है, बहुत ही टिपिकल हो जाता है, मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत ही टिपिकल हो जाता है। और इसीलिए लैमिनार के लिए तो कुछ साइंटिस्टों ने आपका दिया भी है, आपका एनालिटिकल रिजल्ट दिया भी है, लाइक पॉल हेसन की बात करते हैं, पॉल हेसन साहब ने दिया भी है, ठीक है ना, आपका एनालिटिकल रिजल्ट विद द हेल्प ऑफ द बाउंड्री लेयर इक्वेशंस। बाउंड्री लेयर इक्वेशन देखेंगे हम, बट मैंने कहा कि वो पूरा एनालिटिकल एनालिसिस हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है, फॉर द नॉलेज पर्पस। लेकिन नॉलेज के लिए भी जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के बाद ही पढ़ेंगे। जो नॉलेज के लिए भी अगर पढ़ना चाहते हैं कि किस तरीके से वो एनालिटिकल रिजल्ट दिया गया है, वो भी आप क्या करना, एग्जाम के बाद ही पढ़ना, पहले मत पढ़ना प्लीज, बहुत टाइम लेता है, बहुत ही टाइम लेगा और बहुत ज्यादा समझने में टाइम लेगा। सो प्लीज दैट्स माय काइंड रिक्वेस्ट टू यू, यहाँ पे जो बताऊंगा बस उतना पढ़ना, नॉलेज लेना है, नॉलेज लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, बट पहले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देन आफ्टर, ठीक है ना, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बाद आप नॉलेज लीजिएगा। नॉलेज के लिए पूरा जीवन पूरा पड़ा हुआ होता है नॉलेज के लिए, ठीक है ना, हर दिन एक नई चीजें हम सीखते हैं और आप भी सीख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस वन, इसीलिए आपका लैमिनार फ्लो के लिए, सॉरी नॉट ओनली लैमिनार फ्लो, इसीलिए थर्मल कन्वेक्शन का एनालिटिकल रिजल्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड। लैमिनार के लिए तो सर्टेन एजम्पशंस के थ्रू, सर्टेन रीजन के सर्टेन एजम्पशन वगैरह करके लैमिनार के लिए तो दिया भी गया है एक रिजल्ट, वो देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारा का सारा एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, बाकी कहीं पे भी एनालिटिकल रिजल्ट नहीं है, ठीक है। सो कुल मिला के ये है कि H के लिए, ठीक है ना, अब मेन कन्वेक्शन में मेन वर्क किस पे करना है ये बता दूं मैं, ठीक है। ये तो सारा हो गया कि एनालिटिकल रिजल्ट। अब कन्वेक्शन में मेन वर्क हमें क्यू कन्वेक्शन, इट इज सेकेंडरी, ठीक है ना, बट
यहां पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, अभी तक तो कंडक्शन में हम देखते थे कि एच बड़ा आसानी से आपके क्वेश्चन में दिया होता था और फटाफट हम क्या कर लेते थे, कैलकुलेट कर लेते थे जो भी कैलकुलेट। यहां पे हमारा प्राइमरी कंसंट्रेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच विद द हेल्प ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बेसिस पे आपका इंपिरिकल रिलेशन दिया जाता है, और वो इंपिरिकल रिलेशन एक सर्टेन कंडीशंस के लिए, वो इंपिरिकल रिलेशन एक सर्टेन कंडीशंस के लिए होता है, उसके बेसिस पे हम देखेंगे, ठीक है ना, उसके बेसिस पे हम देखेंगे। तो एच का वैल्यू प्राइमरी हम कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर उसके बाद सेकेंडरी कंसंट्रेशन हमारा टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्यू डॉट कन्वेक्शन सेकेंडरी कंसंट्रेशन। तो आइए तो ये सारी चीजें हैं, दिस इज द वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। आई होप समझ में आ गया होगा, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हमारा क्यू कन्वेक्शन है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है ना, अब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे तो फ्लक्स की ही बात करेंगे, ठीक है ना, दैट वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट एट दैट पर्टिकुलर लोकेशन, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे समझाऊंगा अभी क्या है ये, एक पर्टिकुलर लोकेशन, डोंट वरी, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन is directly proportional to temperature gradient of that particular location, यानी कि डेल्टा टी बाई डेल टी बाई डेल वाई या डी टी बाई डी वाई, ठीक है ना, क्योंकि मेनली आपका टेम्परेचर वाई डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, इसलिए सिंपली व्हाट वी कैन से डी टी बाई डी वाई हम ले सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट वी कैन सी, हम क्या कह सकते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से। मैंने कहा एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हम लोग जान चुके थे और मैंने कहा भी था कि याद रखिएगा, क्योंकि जस्ट इसकी तरह टॉ की तरह हम लोग, टॉ क्या था, टॉ नॉट इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से मैंने कहा था कि डी टी बाई डी वाई एज वी मूव इन द लैमिनार फ्लो, डी टी बाई डी वाई क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है, और टर्बुलेंट में एकदम से बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, बट स्टिल टर्बुलेंट एक बार डेवलप हो जाता है फ्लैट प्लेट पे, तो क्या होता है, फिर से dt बाई डी वाई डिक्रीज करना शुरू कर देता है, दैट्स नॉट मैटर। फिर से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होना, ऑलरेडी बताया था मैंने dt बाई डी वाई लैमिनार फ्लो में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं dt बाई डी वाई डिक्रीज करता जाता है, बट टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली मैंने बताया था, dt बाई डी वाई काफी लार्ज होता है नियर टू द सॉलिड सरफेस, नियर टू द सॉलिड सरफेस, ठीक है। बट एक बार टर्बुलेंट फ्लो जनरेट हो गया, तो आपका dt बाई डी वाई फर्दर डिक्रीज करता जाता है। नाउ दैट वन इज योर कॉन्सेप्ट, ठीक है, दैट वन इज योर। तो मैंने कहा कि यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट तो क्या होगा, हर एक लोकेशन के लिए, इस लोकेशन के लिए अलग होगा, इस लोकेशन के लिए अलग, इस लोकेशन के लिए अलग, इस लोकेशन के लिए अलग, सारे लोकेशन के लिए अलग अलग आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट होगा। तो हम क्या कह रहा है, हीट फ्लक्स, सीधे कह रहा है हीट फ्लक्स। जिस तरीके से टॉ नॉट मैंने बताया था, दैट वन इज द एफ डी बाई एरिया होता है, एक्चुअली होता है ना, अरे एरिया ठीक है, आप कह सकते हो कि सर इंटीग्रेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इन जनरलाइज फॉर्मेट तो आपका फॉर्मेट तो यही होता है ना, एफ डी बाई एरिया ही होगा ना, दैट वन इज इक्वल टू इन द सेम वे या जो कि टॉ नॉट किस पे मैंने कहा था, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करेंगे, जबकि एफ डी एक सर्टेन एरिया के लिए डिफाइन करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टॉ नॉट एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए डिफाइन किया था, जबकि एफ डी एक सर्टेन लोकेशन के लिए, क्योंकि टॉ नॉट क्या है, पर यूनिट एरिया है, तो ऑब्वियस एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए आपका डिफाइन हो गया, बट एफ डी इज फॉर अ पर्टिकुलर एरिया के लिए। इन द सेम वे जब फ्लक्स की बात कर ली, जब क्यू डॉट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, h इंटू ए इंटू टी एस माइनस टी इंफिनिटी होता है ना, बट पर यूनिट एरिया आ जाए, पर यूनिट एरिया, इट मींस दैट वन इज डिफाइंड फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए डिफाइंड है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि एक पर्टिकुलर एक्स पे दो चीजें मैंने बताया कि फ्लक्स जिस तरीके से यहाँ टॉ नॉट है,
एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए एफ डी बाई एरिया एंड दैट वन इज म्यू इनटू डी यू बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 एंड द सेकंड वन टेम्परेचर ग्रेडियंट हमारा क्या हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है। प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लाइक डी यू बाई डी वाई, लाइक डी यू बाई डी वाई, सब कुछ बिल्कुल एनालॉगस था, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन करना नहीं है। उसी बेसिस पे कह रहा हूं मैं कि एक सर्टेन लोकेशन पे मैंने डिफाइन किया, तो सर्टेन लोकेशन पे ये टीएस है सरफेस का टेम्परेचर एंड दैट वन इज टी इंफिनिटी। यहां से क्या होगा, फ्लक्स क्यू फ्लक्स कंडक्शन होगा, क्यू फ्लक्स कंडक्शन होगा। लेकिन आप कहोगे कि सर फ्लक्स, अरे इस स्टेशनरी एडजेसेंट फ्लूइड लेयर से तो कंडक्शन ही होगा ना, दैट वन इज कॉल्ड एज सरफेस कंडक्शन। आप कहोगे कि सर लेकिन आपने लिखा है कन्वेक्टिव हीट फ्लक्स। डोंट वरी, यू नो दैट फॉर अ सरफेस, अरे जितना ये कंडक्ट होगा उतना ही तो आगे कन्वेक्ट होगा, एनर्जी बैलेंस, जितना ये कंडक्ट होगा उतना ही मॉलिक्यूल इस कंडक्टिव हीट को क्या करेगा, आगे लेके मूव करेगा, दैट मींस द एनर्जी बैलेंस फॉर अ सरफेस वी नो दैट एनर्जी बैलेंस शुरू में ही बताया था, क्यू डॉट इन इज इक्वल टू क्यू डॉट आउट। क्यू डॉट इन क्या है, क्यू डॉट इज स्टेशनरी एडजेसेंट सरफेस, सरफेस कंडक्शन हो रहा है, दैट वन इज क्यू फ्लक्स कंडक्शन एट y इज इक्वल टू 0। कहां पे, स्टेशनरी सरफेस कहां है, स्टेशनरी फ्लूइड लेयर कहां है, y इज इक्वल टू 0 पे है, इज इक्वल टू यही क्या होगा आगे कन्वेक्ट होगा और y इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू 0 कह लो, या यही कन्वेक्ट होगा, जो भी लिखना है लिख सकते हो, देयर बी नो प्रॉब्लम टॉल, ठीक है ना। दैट वन इज q कंडक्शन इज इक्वल टू q कन्वेक्शन और y इज इक्वल टू 0, सेम आपका जो भी आप लिख सकते हो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। दैट वन इज, अब देखिए क्यू कन्वेक्शन तो ये हो गया, अब क्यू कंडक्शन क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट क्यू फ्लक्स कंडक्शन, इसे इरेज कर रहा हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, आई एम गोइंग टू इरेज इट कंप्लीट एनालॉगस मैनर। नाउ यू कैन रियलाइज टॉ नॉट की तरह टॉ नॉट इंटू म्यू इंटू डी वाई बाई डी वाई इन द सेम एनालॉगस मैनर यहां पे भी आएगा, देखना दैट क्यू कंडक्शन अब क्या लिख सकते हैं, Q conduction according to the Fourier law minus K of the fluid, F का मतलब fluid, जो adjacent layer stationary adjacent layer है वही होगा ना, K of the fluid into del T by del Y at Y is equal to 0, ठीक है ना। जनरली मैंने कहा कि dt by dy भी ले सकते हो, इसलिए कि प्राइमरीली हम यही मान के चलते हैं कि t मेनली आपका वेरिएबल हो रहा है आपका y डायरेक्शन में एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, तो आप dt बाई डी वाई भी ले, कहीं पे अगर dt बाई डी वाई देखोगे तो परेशान मत हो जाना कि यहाँ पे तो मैंने लिखा है del t बाई del y, वहाँ पे आप प्राइमरली हम क्या लेके चलते हैं, t वन एंड ओनली वेरीज इन द y डायरेक्शन। तो आप जानते होगे सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल, तो चाहे पार्शियल लिखिए चाहे कंप्लीट डेरिवेटिव लिखिए, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। दैट वन इज Q flux conduction at y is equal to 0 is equal to Q flux convection at y is equal to 0, and that Q flux conduction is equal to minus Kf into del T by del y, y is equal to 0, same as tau naught, याद करिए tau naught is equal to mu into du by dy at y is equal to 0, ठीक है ना, mu into du by dy at y is equal to 0. Now you can easily realize there will be complete analogous manner। और यही नहीं, जब आगे हम रेनॉल्ड्स एनालॉजी लैमिनार फ्लो के लिए रेनॉल्ड्स एनालॉजी निकालेंगे तो आप देखोगे कि इसी एनालॉजी की बेसिस में निकालेंगे, दैट इज द एनालॉजी बिटवीन रेनॉल्ड्स एनालॉजी जब निकालेंगे, दैट इज नथिंग बट द एनालॉजी बिटवीन द व्हाट मोमेंटम ट्रांसफर एंड द हीट ट्रांसफर, दैट वन इज कॉल्ड द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट एंड दैट वन इज कम्स अंडर द, मैंने कहा ना कि इसके बारे में थोड़ा सा समय मिलेगा तो डील करूंगा, ठीक है, क्या है क्या नहीं है। मोमेंटम ट्रांसपोर्ट कहीं ना कहीं इस पे बेसिस होता है, इस पे बेस्ड होता है, ठीक है, और ऑलरेडी डिस्कशन तो कर ही चुके हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत डिस्कशन तो कर ही चुके हैं। अगर ये कम होगा तो रैपिड कोलिजन होगा, ठीक है, अगर ये डोमिनेट करेगा तो लैमिनार फ्लो होगा, तो दोनों में अलग अलग ट्रांसपोर्ट का नेचर, मोमेंटम ट्रांसपोर्ट का नेचर है, यू कैन इजिली रियलाइज, ठीक है ना, यू कैन इजिली रियलाइज। चलिए, तो दैट वन इज एनालॉजी बिटवीन द मोमेंटम ट्रांसपोर्ट एंड द हीट ट्रांसफर। नाउ दैट क्यू फ्लक्स कंडक्शन ये हो गया, तो क्या होगा,
अब सेम है तो क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब Q फ्लक्स कन्वेक्शन एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन x, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर y इज इक्वल टू 0 पे है, लेकिन एक पर्टिकुलर लोकेशन x पे है, ठीक है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा। दैट वन इज रिटन एज माइनस के एफ इंटू, मैंने कहा कि t इज प्राइमरली क्या लेते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे y डायरेक्शन में ही क्या हो रहा है आपका, ठीक है ना, चेंज हो रहा है, इसलिए dt बाई डी वाई भी लिख सकते हैं, डेल टी बाई डेल वाई, डी टी बाई डी वाई, जैसे आपको लिखना है, देयर बी नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपकी मर्जी, ठीक है ना, ठीक है। Q फ्लक्स कन्वेक्शन इज इक्वल टू माइनस के एफ डी टी बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया था कि डी यू बाई डी वाई लैमिनार फ्लो रीजन में घटता चला जा रहा है, लैमिनार फ्लो रीजन में घटता चला जा रहा है, तो शियर स्ट्रेस क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। इन द सेम वे डी टी बाई डी वाई लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो में क्या हो रहा है, लैमिनार रीजन ऑफ फ्लो में घट रहा है, ऑलरेडी प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूं मैं। तो क्या होगा, कन्वेक्शन, जैसे जैसे लैमिनार फ्लो में आगे बढ़ोगे कन्वेक्टिव फ्लक्स भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कन्वेक्टिव फ्लक्स भी डिक्रीज होता जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना, कन्वेक्टिव फ्लक्स भी डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप टर्बुलेंट फ्लो रीजन ऑफ फ्लो में आओगे, मैंने कहा कि टर्बुलेंट रीजन ऑफ फ्लो में ये dt बाई डी वाई क्या होता है, लैमिनार फ्लो के रेस्पेक्ट में बहुत ही बड़ा होता है, दैट वन इज क्वाइट लार्जर देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो, dt बाई डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 0, जिसके कारण टर्बुलेंट फ्लो में फ्लक्स कन्वेक्टिव फ्लक्स क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो में कन्वेक्टिव फ्लक्स क्या हो जाएगा, एकदम से इंक्रीज करेगा, अब बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करेगा देन दैट ऑफ द लैमिनार, देन दैट ऑफ द लैमिनार फ्लो। बहुत सारी चीजें यहां पे सीखने को मिली, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें, अभी अभी आगे आएगा, यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी, ठीक है, अभी और चीजें आएंगे। तो मैंने कहा द फर्स्ट थिंग इज दैट, पहला पॉइंट लिख रहा हूं मैं, the very first point, as we move in the laminar flow dt by dy decreases, as a result Q flux convection decreases along the flow direction in the laminar flow, in the laminar region of flow, in the laminar region of flow. This is the first point. दूसरा point देखते हैं. Now I'm going to see the second point. In turbulent flow dt by dy at y is equal to 0 is quite large and, चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अब बार बार लैंग्वेज लिखना इट इज़ नॉट पॉसिबल, यू कैन इजली अंडरस्टैंड। इन द ये टर्बुलेंट फ्लो एंड दैट वन इज लैमिनार फ्लो, ठीक है ना। सो क्या होगा, convective flux in the turbulent flow is quite larger than that of the convective flux in the what, laminar flow. This is the second point, बहुत ही important point, ये दोनों याद ध्यान रखिएगा। That one is the second point. तो काफी कुछ जानने को मिला यहां से, ठीक है, काफी कुछ जानने को मिला। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्यू फ्लक्स कन्वेक्शन क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट डाउन, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट टू अंडरस्टैंड व्हाट वी कैन राइट डाउन, ठीक है।
Q फ्लक्स कन्वेक्शन, व्हाट वी कैन राइट डाउन, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे H इंटू Ts माइनस T इंफिनिटी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है तो ये H भी उसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए होगा, ये H भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर फ्लक्स देख रहे हैं और फ्लक्स क्या हो रहा है आपका, फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या हो सकता है आपका, ये कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर भी मिल सकता है आपका। दैट वन इज Hx इंटू Ts माइनस T इंफिनिटी, फ्लक्स है, एरिया नहीं ले रहा हूं मैं, Hx Ts माइनस T इंफिनिटी इज इक्वल टू माइनस Kf इंटू dt बाई dy, y is equal to 0, and now the Hx is equal to minus Kf into dt by dy at y is equal to 0 by Ts minus T infinity। अब देखिए इंटरलिंक कीजिए, इंटरलिंक कहां से होगा, दैट वन इज कॉल्ड एज अ, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, दैट वन इज फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन, दैट वन इज कॉल्ड एज अ लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। अब मैंने कहा ना कि एवरीथिंग विल बी एनालॉगस टू द प्रीवियस, मैंने कहा कि सिर्फ इंटरलिंक ही नहीं करता है, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर और थर्मल कन्वेक्शन कंप्लीटली एनालॉगस भी होता है। तो दैट वन इज कॉल्ड एज द local heat transfer coefficient, just as the CFX, CFX is what, local frictional coefficient, local drag friction, frictional drag coefficient, that one is CFX। जब CFX है और एवरेज था तो ऑब्वियस HX और एवरेज H भी आएगा, लेकिन CD डिफाइन एवरेज फ्रिक्शनल ड्रैग किसके लिए डिफाइन था, अप टू द गिवन लोकेशन, अप टू द गिवन लोकेशन, ठीक है ना, अप टू द गिवन लोकेशन फ्रॉम द लीडिंग एज, यानी कि सर्टेन लेंथ के लिए डिफाइन था, लीडिंग एज से सर्टेन लेंथ के लिए डिफाइन था, जबकि CFX एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए डिफाइन था। यहां पे सेम HX आया तो H एवरेज भी आएगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट नोट में लिखेंगे, एक छोटा सा पॉइंट नोट में लिखेंगे कि ये फॉर्मूला आप तभी यूटिलाइज कर सकते हो, above formula is only utilized when temperature profile, क्योंकि dt by dy कैसा निकलेगा, ऑब्वियस टेम्परेचर प्रोफाइल गिवन होगा तभी dt by dy निकलने वाला है, अदरवाइज dt by dy निकलने वाला नहीं है। Above formula is only utilized when the temperature profile will be given। Above formula is only utilized when temperature profile will be given, जब आपका टेम्परेचर प्रोफाइल गिवन होगा, ठीक है, T as a function of y at a particular location, T as a function of y at a particular location, तब आप क्या कर सकते हैं, यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Hx, Ts दिया रहेगा, T इंफिनिटी Kf दिया रहेगा, dt by dy आप फाइंड आउट कर सकते हैं, T इज इक्वल टू Fy एट अ पर्टिकुलर लोकेशन। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं है, मतलब वर्बल क्वेश्चन है, दैट इज आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन। ठीक है, एक छोटा सा वर्बल क्वेश्चन करेंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि आखिर ये कब यूटिलाइज करेंगे, नहीं तो जनरली जब न्यूमेरिकल पे जाएंगे तब तक तो ये स्टूडेंट क्या हो चुके रहते हैं, ये भूल चुके होते हैं कि ये किस तरीके से यूटिलाइज करना है। इसलिए इमीडिएटली हम क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत छोटा लैंग्वेज है, कुछ है नहीं, ठीक है ना, सिर्फ डेटा दूंगा, लैंग्वेज पूरा नहीं दूंगा मैं, डेटा दूंगा, और ये देखेंगे कि हाउ वी कैन यूटिलाइज, उसके बाद फर्दर फिर मूव करेंगे। नहीं तो क्योंकि न्यूमेरिकल सेट जाते जाते तक तो स्टूडेंट क्या होते हैं, ये पूरा का पूरा खत्म खेल। ठीक है, सो एट फर्स्ट वी विल सी हाउ वी कैन apply that one. Now we'll see quite verbal question that is asked in the GATE examination. ठीक है ना, verbal question आप verbally भी कैलकुलेट कर सकते हो, जस्ट इसलिए कर दिया कि इमीडिएटली हम समझ लेंगे कि ये किस तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा, ताकि ये दिमाग में रहेगा। बाकी और भी क्वेश्चन इस पे देखेंगे जब हम न्यूमेरिकल शीट में जाएंगे, ठीक है ना, तो और भी क्वेश्चन इस पे देखेंगे, बट अभी के लिए बस एक क्वेश्चन
जो कि वर्बल है। Now we will see what is exactly the question. A coolant fluid flows at coolant fluid का temperature दिया हुआ है, that one is 30 degrees Celsius over a heated flat plate maintained at a constant temperature 100 degrees Celsius। यानी कि ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, Ts है, और ये क्या है, T इंफिनिटी है। काम खत्म, T इंफिनिटी Ts मिल गया। बाउंड्री लेयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, बाउंड्री लेयर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन एट अ गिवन लोकेशन, T is equal to 30 plus 70 e to the power minus y, where y in meter normal to the plate, normal to the plate, ठीक है ना, distance normal to the plate, and T is in degree Celsius. If thermal conductivity of the fluid is 1 watt per meter Kelvin, then Hx, the find out the value of the Hx। और एक चीज यार, हाँ F लिखा है मैंने, don't worry, that one is find out the value of Hx। Now we have to apply dt by dy, find out करना है, y is equal to 0 पे, काम खत्म, y is equal to डायरेक्टली पुट कर रहा हूं, क्या लिख सकते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए dt by dy, ये 0 हो जाएगा, ये क्या बनेगा 70 e to the power माइनस y, लेकिन -1, साथ ही साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, y की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह 0 पुट करोगे तो e to the power 0 1, and that one is the -70 वैल्यू आ जाएगा, the value will be -70 डिग्री सेल्सियस पर मीटर, डिग्री सेल्सियस पर मीटर। नाउ व्हाट वी कैन सी, क्या लिख सकते हैं, Hx इज इक्वल टू -1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि Kf क्या है 1 वाट, दैट वन इज द -70 माइनस खत्म करो, Ts is 100 and that one is, now you can realize 100 minus 30 भी 70 होगा, ये भी cancel out, that's why 1 watt per meter square Kelvin, this one is your answer। बहुत ही easy answer है, ठीक है, that one is your answer, 1 watt per meter square Kelvin। I hope आप ये समझ गए होगे कि किस तरीके से ये Hx को यूटिलाइज करेंगे, इसलिए नोट में पॉइंट करके लिख दिया मैंने, एबव फार्मूला इज ओनली यूटिलाइज्ड व्हेन द टेम्परेचर प्रोफाइल, अगर टेम्परेचर प्रोफाइल नहीं दिया हुआ है तो ये फार्मूला तो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। ये फार्मूला सिर्फ हमने क्या किया है, ये फार्मूला तो समझने के लिए क्या किया, देखा है हमने कि आखिर क्या हो रहा है जैसे जैसे हम आगे की ओर मूव करते जा रहे हैं। क्यू फ्लक्स कन्वेक्शन लाइक टाउ नॉट, क्या हो रहा है, क्यू फ्लक्स कन्वेक्शन घटता जाएगा, टर्बुलेंट में जाएंगे तो वही क्यू फ्लक्स कन्वेक्शन क्या होता जाएगा, एकदम से इंक्रीज करेगा। इन द सेम वे Hx के साथ भी वही होना है। Hx याद करिए, CFX लैमिनार फ्लो में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे क्या हो रहा था, CFX आपका डिक्रीज हो रहा था, ठीक है ना, क्योंकि टॉ नॉट, CFX का फॉर्मूला क्या है, टॉ नॉट बाई हाफ रो u इंफिनिटी स्क्वायर, तो टॉ नॉट घट रहा था तो CFX भी घटेगा, ठीक है ना, तो Hx भी क्या होगा, अगर ये घटेगा तो Hx भी साइमल्टेनियसली, आप इंटरलिंकिंग देख सकते हो, कंप्लीटली इंटरलिंकिंग देख सकते हो, तो Hx भी घटेगा। देन आफ्टर अगर Hx वहीं टू टर्बुलेंट फ्लो में जाएंगे तो dt बाई dy बहुत ज्यादा हाई होगा, और टर्बुलेंट फ्लो के लिए आपका H का वैल्यू क्या हो जाता है, बहुत ही लार्ज हो जाता है रेस्पेक्टिवली द लैमिनार फ्लो, ठीक है ना, H का वैल्यू टर्बुलेंट के लिए लार्ज हो जाता है रेस्पेक्टिवली द लैमिनार फ्लो। दिस इज एग्जैक्टली द कंक्लूजन ऑफ दैट वन। तो मैंने कहा कि CD डिफाइन फॉर अ सर्टेन लेंथ, तो यहाँ पे हमें क्या डिफाइन करना होगा, H एवरेज H भी डिफाइन करना होगा, दैट वन इज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, जो हमारे कंडक्शन में दिया रहता था कि अगर वॉल सरफेस है और यहाँ पे H का वैल्यू ये है, वो एवरेज हमेशा क्या दिया रहता था, वो एवरेज H का ही वैल्यू दिया रहता था कि वॉल है, इधर फ्लूइड है तो H का वैल्यू क्या है, सर्टेन 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है, 20 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है, जो भी है, बट वो H एवरेज वैल्यू दिया रहता था। एंड हमें फर्दर आगे बढ़ना है कि यहाँ पे भी हमारा H एवरेज, Hx और H एवरेज के बीच रिलेशन निकल सकता है। नाउ we'll move to the next one. Now in the same way, मैंने कहा कि सब कुछ एनालॉगस होता जाएगा। FD क्या लिखा था मैंने, टॉ नॉट इंटू DA लिखा था मैंने ओवर दैट एरिया। इन द सेम वे अगर आपका एक क्या है आपका, दैट वन इज फ्लैट प्लेट, और इस तरीके से थर्मल बाउंड्री लेयर, दैट वन इज U इंफिनिटी एंड T इंफिनिटी, ठीक है ना,
तो मैंने कहा कि सर्टेन एक्स पे जब आपका हीट फ्लक्स वैरी करेगा और हमें सर्टेन एक्स के लिए क्या लेना है, सर्टेन लेंथ के लिए टोटल, सर्टेन लेंथ के लिए टोटल हीट ट्रांसफर लेना है, सर्टेन लेंथ के लिए टोटल हीट ट्रांसफर लेना है, तो क्या करना पड़ेगा, हीट फ्लक्स भी पॉइंट टू पॉइंट आपका क्या हो रहा है, हीट फ्लक्स भी पॉइंट टू पॉइंट चेंज कर रहा है, और सर्टेन लेंथ के लिए क्या लेना है हमें, सर्टेन के लिए लेंथ के लिए टोटल हीट ट्रांसफर भी लेना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑब्वियस एक छोटा सा dx लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया है कि width of the plate is taken to be, the width of the plate is always normal to the plane of board, normal to the plane of board, ठीक है ना। that one is dx लेना पड़ेगा, और इस dx के लिए क्या लिख सकते हैं, that one is small dq dot is equal to small dq dot, that one is taken to be q dot flux into dA into dA, इस तरीके से लिख सकते हैं dA, और क्या हो जाएगा q डॉट कन्वेक्शन पूरा सर्टेन लेंथ के लिए q फ्लक्स into dA over that particular area, same as आप देख सकते हैं, that one is same as q convection is equal to q flux into dA at, ये obvious conduction होगा, convection होगा into dA। now we'll see the relation देख सकते हैं हम, ठीक है ना। क्या रिलेशन देखेंगे, पहले तो ये देखते हैं कि dA क्या लिख सकते हैं, इस फ्लैट प्लेट के लिए dA क्या लिख सकते हैं, dx into b लिख सकते हैं। तो q कन्वेक्शन क्या हो जाएगा आपका, q कन्वेक्शन इज इक्वल टू q फ्लक्स कन्वेक्शन इंटू b इंटू dx, जीरो से लेके सर्टेन जिस x तक आपको फाइंड आउट करना होगा उस x तक। नाउ वी विल सी q कन्वेक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, q कन्वेक्शन इज रिटन एज h एवरेज, बार बार मैं h एवरेज नहीं लिखूंगा, h एवरेज को सिंपली h से डिनोट करते हैं, और hx को मतलब लोकल को hx से डिनोट करते हैं, तो बार बार h एवरेज नहीं लिखूंगा, सिर्फ यहां पे आपके कन्वीनियंस के लिए लिख रहा हूं मैं। जिस एरिया तक आपको लेना है उसके लिए h एवरेज इंटू एरिया, और ts माइनस टी इंफिनिटी। ना 0 से x q फ्लक्स को क्या लिख सकते हो, q फ्लक्स इज रिटन एज hx इंटू ts माइनस टी इंफिनिटी इंटू b इंटू dx। व्हाट हैपन, ts माइनस टी इंफिनिटी कैंसल आउट, b अभी रहने दो, ठीक है। एरिया सर्टेन एरिया के लिए क्या हो जाएगा, x इंटू बी हो जाएगा, नाउ h एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू बी, अरे एरिया डिनोमिनेटर में आ गया, 0 से x hx इंटू डी एक्स इंटू बी, एंड दैट बी कैंसल आउट, क्या बचा आपका, सेम वे दैट h एवरेज इज इक्वल टू 1 बाई एक्स hx into dx, that one is 0 to x, this one is the relation between the h average and hx, local heat transfer coefficient, that one is the relation between h average and hx, just like cd and cfx, इसी तरीके से आपका h average and hx भी। बात यह है कि अगर टेम्परेचर प्रोफाइल नहीं दिया हो, if there will be no any temperature profile given in your question, तो कैसे hx निकलेगा, तो मैंने बताया कि देन आफ्टर विल मूव टू द, कैसे मूव करेंगे हम, देन आफ्टर विल मूव टू द एम्पिरिकल रिलेशन के थ्रू ही हमें मूव करना पड़ेगा, तभी हमारा कुछ बेनिफिट हो पाएगा, अदरवाइज कुछ नहीं। अगर टेम्परेचर प्रोफाइल नहीं दिया हुआ है तो ये फार्मूला तो मैंने बस किया कि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल हमारा क्या हो, इंक्रीज हो, अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज हो कि क्या हो रहा होगा इस, ठीक है ना। अगर dt बाई dy का प्रोफाइल मिल जाए कि x के अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम, h एवरेज वैसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर प्रोफाइल हर लोकेशन का हमें मिल जाए, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दैट वन इज क्वाइट टिपिकल टास्क टू फाइंड आउट, dt बाई dy, ठीक है ना।
अगर ये मिल जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हमारे पास ये नहीं होता है जनरली। अगर ये नहीं होता है तो कैसे मूव करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द एम्पिरिकल रिलेशंस। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम आगे।